विद्यार्थियों नमस्कार। पूर्व के व्याख्यान में हम आधुनिक काल की विभिन्न स्थितियों में जो समान भाव है उसका चित्रण कर रहे थे और हमने देखा कि जो आधुनिक काल की विभिन्न प्रवृत्तियां हैं उनमें देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना समान रूप से व्याप्त है। ये सारे ही प्रवृत्तियाँ या विभिन्न उतार चढ़ाव जो हैं आधुनिक काल के, वो सामाजिक चेतना से अनुप्राणित हैं। और तीसरी जो समानता हम बात कर रहे थे वो थी यथार्थ की अनुभूति का इनमें प्राधान्य था। यानी आधुनिक काल में यथार्थ विवरण या यथार्थ वर्णन सभी उतार चढ़ाव या सभी कालों में किया गया। अपन ने चर्चा की थी कि प्रगतिवाद में काव्य धारा जो थी प्रगतिवाद की, उसमें यथार्थ अनुभूति की अभिव्यक्ति जो है वो मनोविश्लेषणवादी विचारधारा के अनुरूप हुई। इसके अंतर्गत जब हम आगे पढ़ते हैं तो ये पाते हैं कि समाज के पक्ष का निरूपण करते हुए यथार्थ की अनुभूति समाज के अंतर्गत अपना प्रभाव दिखाने वाले आर्थिक कारणों की व्यवस्था करके शोषण का रूप दिखाती है। यानी प्रगतिवाद में ये बताया गया कि समाज में जो यथार्थ स्थिति थी वो ये कि समाज दो वर्गों में बटा हुआ था, शोषक और शोषित वर्ग। और इस आधार पे उस काल के कवियों ने कविताएं भी लिखी। एक तरफ बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं थी तो दूसरी तरफ सड़क पर पत्थर तोड़ती हुई एक मजदूरिन दिन भर धूप में घाम सह करके, बरसात सह करके, बड़ा सा हथौड़ा हाथ में लेकर के पत्थर तोड़ती दिखाई देती। दोनों में जो सामाजिक संघर्ष था, दोनों की स्थितियों में जो अंतर था, उसका यथार्थ रूप प्रगतिवाद की कविताओं के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। इससे जब आगे बढ़ते हैं तो वर्तमान युग में जो प्रयोगवादी कविता है उसमें भी वास्तविक यथार्थवाद के दर्शन होते हैं। समाज पक्ष में यथार्थवाद की अनुभूति राष्ट्रीयता की भावना से लेकर अंतर्राष्ट्रीयता की भावना तक व्यक्त करती है। यानी प्रयोगवाद में जो राष्ट्रीयता की भावना से बढ़कर कविता अंतर्राष्ट्रीयता तक की भावना को व्यक्त करती है और मनोविश्लेषण के क्षेत्र में यौन वर्जनाओं को यथास्थान इस प्रवृत्ति का जो विवेचन यदि हम करें तो हम ये पाते हैं कि इस काल के कवियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जो अपना क्षेत्र बढ़ा लिया था, उसके कारण विदेशों की संस्कृति और वहाँ की जो परंपराएं थी, जो सामाजिक संभावनाएं थी, उनका कुछ कुछ असर, कुछ प्रभाव इन कविताओं पर दिखने लगा था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस काल में साहित्यकारों को वर्तमान के प्रति जागरूक रहने की प्रेरणा दी थी। वे चाहती थी कि स्वस्थ समाज की स्थापना हो और अंतर्राष्ट्रीयता के प्रभाव से जो अंतर्राष्ट्रीय विद्रूपताएं हैं वो हमारे साहित्य में प्रवेश न कर पाएं, ऐसा इस काल के कवियों का और साहित्यकारों का प्रयास रहता था। अब चौथी जो विशेषता है, चौथी जो समानता है आधुनिक काल के सभी स्वरूपों में, उनमें चौथी जो विशेषता है वो है मानवतावाद की प्रतिष्ठा। यानी इस काल के कवियों ने सभी कालों में, सभी स्वरूपों में मानवतावाद की प्रतिष्ठा की है। यानी मानवतावादी विचारधारा का जो विकास है वो इन कालों में धीरे धीरे होता गया। भारतेंदु युग के साथ ही हिंदी कविता में जनवादी विचारधारा का विकास हुआ। हमने पहले भी चर्चा की थी कि रीति काल में जन और जनवाद का कहीं कोई स्थान नहीं था, लेकिन भारतेंदु काल तक आते आते कवियों का ध्यान दुखी और पीड़ित वर्ग की ओर आकर्षित हुआ।
उनकी सहानुभूति व्यापक हुई और उनका जो काव्य विषय था वो भी आम आदमी बन पड़ा। अपन इस बात से ये और अधिक श्रेष्ठता से समझ सकते हैं कि श्रृंगार योगिन जो कविता थी उसमें स्त्री को विलास की वस्तु समझा गया, लेकिन भारतेंदु युग में आकर कवियों का स्त्री के प्रति और उसकी गिरी हुई दशा के प्रति उन्होंने सहानुभूति व्यक्त की। उनका ध्यान बाल विवाह की कुरीतियों और विधवा जीवन की विडंबनाओं की ओर गया। यानी साहित्यकारों ने देखा कि स्त्री को कहाँ कहाँ कष्ट है और उन चीज़ों का उन्होंने ध्यान भी रखा। इसी प्रकार इस युग में कवियों का ध्यान धार्मिक समस्याओं की ओर भी गया और धर्म का जो स्वरूप था, धर्म की जो विचित्रता थी, धर्म में जो वैमनस्य फैला हुआ था, उनकी ओर भी उन्होंने उसमें सुधार लाने की कोशिश की और जो धार्मिक कर्म कांडते थी, विद्रूपताएं थी, उनको भी फटकार लगाकर दूर करने की चेष्टा की। इस काल में विचार स्वातंत्र्य की भावना बलवती हुई, यानी लोगों को अपने विचारों को प्रकट करने की जो स्वतंत्रता थी उसको बल मिला और आपस में भाईचारे का विकास हुआ। जब आम आदमी अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त करता है तो उसे सुनने के लिए कोई चाहिए और उस सुनने वाले को भी उसके प्रति सहानुभूति पैदा होती है और सुनाने वाले के लिए भी। तो धीरे धीरे सब एक दूसरे की आवश्यकता बनते गए और ये हुआ कि जो भाईचारे की भावना थी उसका विकास हुआ। इन बातों में मानवतावादी विचारधारा की झलक मिलती है। द्विवेदी युग में जो कविता थी उसमें मानवतावादी विचारधारा और बलवती होती गई, यानी जैसे जैसे शिक्षा का विकास हुआ वैसे वैसे हमारे देश में लोगों का दृष्टिकोण व्यापक हुआ और द्विवेदी युग की कविता में मानवीय मूल्यों की स्थापना हुई। जो दुष्चरित्र थे उनमें भी मानवीय मूल्य के गुणों की उद्भावना हुई और जैसे मैथिली शरण गुप्त के काव्य में भक्तिकालीन कविता की जो तिरस्कृत पात्र थी कैकेयी, उसको भी उदारतापूर्वक प्रायश्चित करने का अवसर प्रदान किया गया। यानी उस काल के कवियों ने ऐसे काव्य लिखे जिनमें जो उपेक्षित महिलाएं थीं उनको आदरपूर्वक अपनी बात रखने का अवसर दिया गया और कैकेयी जैसे पात्र को उदारतापूर्वक प्रायश्चित करने का अवसर भी दिया गया। ये नारी के प्रति बदलते हुए दृष्टिकोण का परिचायक था। द्विवेदी युग की कविता में मानवतावादी विचारधारा का प्रवाह निरंतर प्रवाहित है। उनकी प्रेरणा में 3 विचारों का विशेष महत्व रहा। यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी के काल में जो साहित्यकार थे उनकी प्रेरणा में 3 विचारों का विशेष महत्व रहा। एक तो ये कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके प्रति सहानुभूति का भाव होना चाहिए, उनके दुखी जीवन की, उनकी करुणा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए और नारी के उत्थान का प्रयत्न होना चाहिए और मानवता की सेवा करने के लिए आध्यात्मिक भावना होनी चाहिए। ये सारी श्रेष्ठ भावनाएं जिनसे किसी भी समाज का विकास होता है और समाज में भाईचारे की स्थापना होती है, ये सारी भावनाएं द्विवेदी काल के साहित्य में पाई गई। निर्धन और शोषित जैसे कृषक, श्रमिक, अछूत इत्यादि के प्रति सहानुभूति का प्रदर्शन जो था मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त आदि ने अपनी कविताओं में किया। नारी के उत्थान का प्रयत्न राम नरेश त्रिपाठी ने किया। अयोध्या सिंह उपाध्याय और मैथिली शरण गुप्त की कविताओं में जनसेवा का आदर्श व्यक्त किया गया। इस तरह द्विवेदी काल की कविताएं मानवता के विकास में मील का पत्थर साबित हुई। छायावादी कविताओं में भी मानवतावाद का विकास हुआ और इस काल में विश्व बंधुत्व की पुकार सुनाई पड़ी। छायावाद का सौंदर्यवाद मानवतावादी विचारधारा से अनुप्राणित है।
यानी छायावाद में जो सौंदर्यवाद दिखाई देता है उसमें मानवतावाद की प्रतिष्ठा की गई। यानी छायावादी कवियों ने तो प्रकृति में भी मानवता का रूप देखा, मानव का रूप देखा, प्रकृति का भी मानवीकरण किया। मानव मात्र के प्रति उनके मन में इतना सम्मान था। प्रसाद जी ने कामायनी में मनु के रूप में हिमालय के उत्तुंग शिखर पर बैठकर अपने कुटुंब को नहीं अपितु संपूर्ण मानवता को देखने का प्रयत्न किया। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन था दृष्टिकोण का जो उस काल में आया। प्रगतिवाद मानव की शक्ति में अद्भुत विकास लेकर आया और उसे सर्वोपरि मानकर उसने निम्न स्तर के जीवन में मानवता के दर्शन किए। अपन पूर्व में भी बात कर चुके हैं कि प्रगतिवाद में मानव जीवन की जो स्थूल स्थितियां थी उनके बारे में चित्रण किया गया। ये बात सच है कि प्रगतिवादी कवि ने मानवता की शक्ति में इतना अधिक विश्वास दिखाया कि वह ईश्वर के अस्तित्व में भी संदेह करने लगा। प्रकृति पर मनुष्य की विजय उस काल में स्पष्ट सुनाई देती है। इसके अतिरिक्त शोषित वर्ग के साथ सहानुभूति भी प्रगतिवाद में स्पष्ट है। मानवता उच्च वर्ग के महलों और अट्टालिकाओं में बंद न रहकर झोंपड़ियों तथा निम्न वर्ग के निम्न कोटि के जीवन तक पहुंच गई है इस काल में। यहाँ पर हमें विश्व संस्कृति और अंतर्राष्ट्रीयता का विकास दिखाई देता है। वर्तमान युग के काव्य में भी मानवतावादी विचारधारा स्पष्ट परिलक्षित होती है, क्योंकि इस युग के काव्य में भी प्रगतिशील विचारधारा प्रभावित है। इस प्रकार हम यदि संपूर्ण आधुनिक काल का विवेचन करें और सीमित शब्दों में कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि नवयुग की चेतना का विकास इस काल में देखने को मिलता है और इन्हीं सारी जो समान भावनाएं थी उन्हीं को लक्ष्य करके आधुनिक काव्य की जो विभिन्न धाराएं हैं उनको आधुनिक काल के अंतर्भूत किया जा सकता है। यानी आधुनिक काल के विभिन्न पड़ावों में ये जो एक साथ बहने वाली, एक जैसी बहने वाली जो सूत्र हैं उन्होंने आधुनिक काल को एकता की डोर में बांध रखा था और ये सारी प्रवृत्तियाँ आधुनिक काल की विशिष्टताएं भी हैं और आधुनिक काल को श्रेष्ठता की ओर भी ले जाती हैं। जो साहित्य या जो समाज और जो काव्य मानवतावाद की प्रतिष्ठा करता है वह काव्य श्रेष्ठ काव्यों की श्रेणी में गिना जाता है, क्योंकि मानवतावाद और विश्व स्तर पर उसकी प्रतिष्ठा ये कार्य आधुनिक काल में हुआ। इसलिए हम ये पाते हैं कि आधुनिक काल की कविताएं हिंदी साहित्य की अनुपम धरोहर हैं, जिन्होंने पूरे समाज को, पूरी मानवता को एकता के सूत्र में पिरोया और उसकी यथार्थ स्थिति का विवरण प्रस्तुत करके उसके प्रति लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। साहित्यकारों ने और कवियों ने उस यथार्थ स्थिति के आधार पर आम आदमी तक वो संदेश पहुंचाया और आधुनिक काल की कविता ने उसे काव्य में पिरोकर हृदयग्राही बनाया। धन्यवाद।